स्टेट क्या होता है? आज की इस वीडियो में आर्टिकल 12 के अंडर में हम सारी चीज़ें कवर करेंगे विद केस लॉज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बात होती है फंडामेंटल राइट्स की। 7 तरीके के फंडामेंटल राइट्स थे, जिसमें से राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 31 को हटा दिया गया था 44th अमेंडमेंट से। अब 6 कैटेगरीज ऑफ फंडामेंटल राइट्स बचे हैं, जो कि आर्टिकल 14 से 32 तक जाते हैं। लेकिन पार्ट 3 थोड़े ना चालू होता है। पार्ट 3 चालू होता है 12 से। डेफिनेशन ऑफ स्टेट दिया हुआ है आर्टिकल 12 में, और 13 में दिया हुआ है लॉज इन कंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट्स। ये है हमारे अलग वीडियो में मैं डिस्कस करूँगी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डेफिनेशन ऑफ स्टेट। याद रखना एक बात और कि आर्टिकल 32 के बाद 3 और आर्टिकल पार्ट 3 में आते हैं। एज सच वो फंडामेंटल राइट्स नहीं, लेकिन पता होना चाहिए। मतलब आर्टिकल 32 पर एंड नहीं होता, आर्टिकल 35 पर एंड होता है, फिर शुरू होता है आर्टिकल 36 से। DPSP से चालू हो। आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूं, कॉन्स्टिट्यूशन में जो शुरू से लेके 51 तक यानी कि 51 तक जो आर्टिकल्स बिल्कुल टिप्स पर होने चाहिए। हर आर्टिकल पता होना चाहिए क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है बहुत, और लॉ स्टूडेंट को पता होना चाहिए ये सारे आर्टिकल्स। आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूं, जो आर्टिकल 12 है वो सिर्फ एप्लीकेबल होगा पार्ट 3 और 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और ये रेस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में क्यों एप्लीकेबल नहीं होगा? क्योंकि इसकी जो रेलेवेंसी है वो क्या कहते हैं, स्टेट को डिफ़ाइन करती है। और एक बात और, अगर कोई भी पर्सन है, अगर उससे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हुआ है तो क्या करेगा? कोई जाके कोर्ट जाएगा और वहाँ जाके रिट फाइल करेगा। तो रिट फाइल करने के बाद, और जो रिट फाइल होती है वो किसके अगेंस्ट होती है? वो स्टेट के अगेंस्ट होती है। तो इसीलिए हमें पता होना चाहिए कि स्टेट क्या है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कुछ की पॉइंट्स डिस्कस किए गए हैं इस आर्टिकल के अंडर, जो है गवर्नमेंट, यूनियन एंड द स्टेट, पार्लियामेंट, द स्टेट लेजिस्लेचर, लोकल अथॉरिटीज़, अदर अथॉरिटीज़, टेरिटरी ऑफ इंडिया, कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब ये जितने भी टर्म्स एक्सप्लेन मैंने किए हैं आगे की वीडियो में अलॉन्ग विद द रिलेवेंट केसेस, जिससे आप लोगों को आसानी से समझ आ जाए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गवर्नमेंट, यूनियन एंड द स्टेट की। इसमें आएंगे पार्लियामेंट यानी कि लोकसभा एंड राज्यसभा, एग्जीक्यूटिव, यूनियन एग्जीक्यूटिव एंड स्टेट एग्जीक्यूटिव, और लेजिस्लेचर एंड गवर्नमेंट। तो अब हम बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की, लोकल अथॉरिटीज़ की। तो लोकल अथॉरिटी की डेफिनेशन दी गई है सेक्शन 3 सब क्लॉज 31 जनरल क्लॉज एक्ट 1897 में। लोकल अथॉरिटी डील करती है लोकल फंड्स की, म्यूनिसिपैलिटीज़ पर, इन सब चीज़ों पर लोकल लेवल पर क्या कहते हैं डील करती है, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। नेक्स्ट है हमारा अदर अथॉरिटीज़। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात करता है हमारा अदर अथॉरिटीज़। ये कोई कॉन्स्टिट्यूशन में भी डिफ़ाइन नहीं है, ना किसी चीज़ में डिफ़ाइंड है। तो जो टर्म अथॉरिटी है आर्टिकल 12 हैज़ बीन डिफाइंड नीदर इन द कॉन्स्टिट्यूशन नॉर इन द जनरल क्लॉज एक्ट, ना कि जनरल क्लॉज एक्ट में डिफाइंड है 1897 में। तो ये जो अदर अथॉरिटीज़ है, इस पर काफ़ी सारे जुडिशियल सेवरल जजमेंट्स आए हैं, फैक्ट्स आए हैं, तो हम उनको डिस्कस करते हैं। तो हमारा सबसे पहला केस है हमारा यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास वर्सेस शांताबाई। तो इस यूनिवर्सिटी ने ये बोला था कि फ़ीमेल्स को कोई भी एडमिशन नहीं मिलेगा। तो ये हुआ वायलेशन ऑफ आर्टिकल 15 का। गर्ल्स ने कहा कि सेक्स के बेसिस पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। तो कोर्ट ने पुट किया था न्यू वर्ड एडजस्टम जेनरेसिस। तो एडजस्टम जेनरेसिस का मीनिंग होता है सेम काइंड। तो जज ने लॉजिक अप्लाई किया कि जैसे कि कार, बस, ट्रेन, और फिर एक डैश लगा दिया मैंने, तो उसको फिल करना है हमें। तो उसमें हम व्हीकल ही डालेंगे, क्योंकि हमने पहले की चीज़ें देखी कि कार, बस, बाइक, ट्रेन, ये सारी चीज़ें व्हीकल ही हैं। तो सिमिलरली जज ने भी बोला कि आर्टिकल 12 में अदर अथॉरिटीज़ से पहले आने वाली जो 3 चीज़ें हैं, गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेशन, गवर्नमेंट एंड अदर अथॉरिटीज़,
ये 3 गवर्नमेंट है और सोवरेन नेचर के हैं। तो जो मद्रास यूनिवर्सिटी है वो स्टेट नहीं होगी, क्योंकि ना तो वो गवर्नमेंटल नेचर की है, ना ही सॉवरेन नेचर की है। तो एडजस्टम जनरस का मतलब सेम काइंड हो या सेम नेचर का होना है। तो यूनिवर्सिटी कोई भी गवर्नमेंटल फंक्शन एक्सरसाइज नहीं कर रही थी, तो यूनिवर्सिटी को स्टेट नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट केस है हमारा उज्जम बाई वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के केस में। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था एडजस्टम जनरस की जो अप्रोच है वो बहुत ही रेस्ट्रिक्टिव है। उन्होंने ये भी कहा था कि आर्टिकल 12 की जो पहले की 3 कैटेगरीज हैं उनमें भी कोई कॉमन थ्रेड नहीं है, उनमें कोई भी कॉमन जेनेसिस नहीं है, और एडजस्टम जेनेसिस को कोर्ट ने कर दिया था गलत, तो उसकी अप्रोच एक्सेप्ट नहीं हुई थी। तो राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्सेस मोहनलाल, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि अगर कोई भी बॉडी क्रिएट की गई है किसी लॉ के अंदर या कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, तो ये है कि उस बॉडी के पास बहुत सारी पावर्स होगी फंडामेंटल राइट्स को अफेक्ट करने के लिए। अगर बॉडी के पास इतनी पावर नहीं है फंडामेंटल राइट्स को अफेक्ट करने के लिए, तो इट शुड बी नेसेसरी टू क्वालिफाई अदर अथॉरिटीज़। दे ऑल्सो सेड दैट कि ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि इस तरीके की बॉडी गवर्नमेंट या सॉवरेन फंक्शन परफॉर्म कर सके। तो सॉवरेन नेचर इम्पॉर्टेंट क्यों है, इनहेरेंट नहीं है, मतलब कि ये जो बॉडीज़ हैं इनका नेचर कुछ भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि गवर्नमेंट सॉवरेन फंक्शन को परफॉर्म करे तभी वो अदर अथॉरिटी होगी। तो इस डिसीज़न के हिसाब से यूनिवर्सिटी भी स्टेट होगी। अब ये क्वेश्चन उठा, वो सारी बॉडी जो बनी हैं किसी स्टैट्यूट के अंदर, पर मेनली वो किसी भी कमर्शियल पर्पस के लिए बनी गई हैं, क्या वो भी स्टेट होगी? तो ये क्वेश्चन आंसर हुआ था सुखदेव वर्सेस भगत राम के केस में। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जो स्टैट्यूटरी बॉडी होंगी सच एज अ ONGC, IFC, तो ये केस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है और इंटरेस्टिंग भी है। इस केस में क्या हुआ था कि जो इंटरनेशनल अथॉरिटीज़ हैं इन्होंने बहुत सारी टेंडर्स को इनवाइट किया था, जिसमें से RD शेट्टी को भी उनमें से टेंडर अप्लाई किया। तो उनको तो कुछ डिस्क्रिमिनेटरी रीज़न की वजह से उनका टेंडर एक्सेप्ट नहीं हो पाया था, तो उन्होंने फंडामेंटल राइट का इन्फ्रिंजमेंट के लिए केस कर दिया। तो क्वेश्चन ये उठा कि एयरपोर्ट अथॉरिटी स्टेट अथॉरिटी है, अगर नहीं है तो फिर फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंजमेंट का केस होगा कि नहीं। तो कोर्ट ने इस केस में कहा एयरपोर्ट अथॉरिटी एक्ट के अंदर, जो कि एक पार्लियामेंट्री एक्ट है, उन्होंने ये भी ऑब्ज़र्व किया कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास बहुत सारी पावर्स थे जो इस बॉडी के साथ इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी के ऊपर एक्सरसाइज कर रहे थे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ एम्पावर टू अपॉइंट द चेयरमैन, मतलब उसके पास पावर्स होती हैं, वो चेयरमैन और अदर मेंबर्स ऑफ अथॉरिटीज़ को अपॉइंट कर सके। तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी वॉज इन्वेस्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। द गवर्नमेंट मतलब कि जो एयरपोर्ट अथॉरिटी है वो इस्टेब्लिश्ड हुई थी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो गवर्नमेंट ऑल्सो एम्पावर टू ट्रांसफ़र द मैनेजमेंट इनटू अ वेरियस एयरपोर्ट। तो ये सब देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि एयरपोर्ट एक स्टेट होगी। और अंडर द अदर अथॉरिटीज़, आर्टिकल 12 तो इस केस में अदर अथॉरिटीज़ के फंक्शन एक्ट पर बिल्कुल भी वेंटेज नहीं दिया था कि क्या एयरपोर्ट अथॉरिटी सोवरेन फंक्शन परफॉर्म कर रही है या नहीं। कोर्ट ने उससे कोई लेना देना नहीं था, पर कोर्ट ने कहा कि भले ही कोई प्राइवेट बॉडी ही हो, पर अगर गवर्नमेंट का एक यूजुअल डिग्री ऑफ कंट्रोल हो उसको मैनेजमेंट, तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फाइनेंशियल असिस्टेंट हो उस बॉडी के लिए, तो उस प्राइवेट बॉडी को भी हम स्टेट का इंस्ट्रूमेंट या एजेंसी ही मानेंगे, घूम फिर के वो प्राइमरी बॉडी भी स्टेट हो जाएगी। अदर अथॉरिटीज़ के अंदर नाउ मतलब एक और जजमेंट है सोम प्रकाश वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि तो पब्लिक अथॉरिटी एक बॉडी है जो परफॉर्म करी है पब्लिक फंक्शंस को और ड्यूटीज़ को, जो कैरीज आउट द ट्रांजैक्शन फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द स्टेट। तो इंडियन पेट्रोलियम कॉरपोरेशन को स्टेट माना जाएगा क्योंकि उसने सारी चीज़ों को फुलफ़िल किया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।